मैं चरणजीत वर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज का विषय है हिंदी की अशुद्धियों को कैसे सुधार करें। आप हिंदी में कोई चीज लिखते हैं या हिंदी से टाइप करते हैं या कहीं भी अगर आप हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं तो उसमें अगर आपकी अशुद्धियां आती हैं तो उसको किस प्रकार सुधारें। सबसे पहला नियम तो यह है कि अगर आपको अपनी हिंदी की अशुद्धियों को सुधारना है तो अधिक से अधिक हिंदी के न्यूज़पेपर पढ़ें, हिंदी की किताबें पढ़ें या हिंदी में कोई सुलेख लिखने का प्रयास करें और उस सुलेख को आप उस किताब से मिलान करें और जहां कहीं भी आपकी कोई गलती होगी उसको बार बार लिखें तो आप अपनी हिंदी की अशुद्धियों को सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने कुछ नियम बनाए हैं या मैंने कुछ किताबों से कुछ नोट इकट्ठे किए हैं कि अगर कोई ऐसे गलती आ जाती है तो उसको किस प्रकार सुधारें। सबसे पहले तो आ जाता है कि है और हैं। अगर आप के किसी भी वाक्य में या किसी भी पैराग्राफ में या कहीं भी आप हिंदी भाषा प्रयोग करते हैं या हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं तो इससे संबंधित अगर कोई गलती होती है या इसको ही है या है आ जाते हैं तो उसको कैसे ठीक करें। सबसे पहले तो है कि जो है आता है वो है हमेशा एक वचन के लिए आता है। जैसे राम स्कूल जाता है, एक वचन है तो यहाँ है के साथ यहाँ अनुस्वार या बिंदु नहीं आएगा। बच्चे स्कूल जाते हैं यानी वाक्य आपका बहुवचन के अंदर है तो यहाँ है के ऊपर बिंदु का प्रयोग किया हर हालत में किया जाएगा। दूसरा आप देखेंगे कि कहीं भी अगर है के ऊपर अगर बिंदु स्वर आता है तो उससे पहले यह देख लेना जो शब्द होगा उसके ऊपर एक ही मात्रा होगी तो वहां है के बाद बिंदु जरूर आएगा। तीसरा आता है कि अगर कहीं भी महिलाएं बाजार जाती हैं, क्योंकि महिलाएं बहुवचन के अंदर आ गया है तो यहां है के साथ अनुस्वार आ गया। और इसके अलावा यदि हम किसी व्यक्ति को आदर या सम्मान के साथ सूचित करते हैं या आदर या सम्मान के साथ संबोधन करते हैं तो वहां भी है के साथ अनुस्वार आएगा। जैसे प्रधान जी 9 बजे ऑफिस जाते हैं, यहां प्रधान एक व्यक्ति है लेकिन क्योंकि वहां आदर प्रकट किया गया है तो वहां है के साथ बिंदु जरूर आएगा। ठीक है, यानी कहीं भी एक वचन आता है तो है के साथ बिंदु नहीं आएगा और जहां बहुवचन का संकेत होता है तो हर हालत में है के साथ बिंदु का प्रयोग किया जाएगा। अगला आता है की और की। कहीं कै के ऊपर बड़ी की मात्रा होती है और कहीं कै के ऊपर छोटी की मात्रा होती है। कहीं पर भी किसी वाक्य के अंदर यदि वाक्य 2 टुकड़ों में है, 2 खंडों में है तो वहां है के बाद की जो आएगी वो छोटी की मात्रा आएगी। और कहीं अगर किसी संज्ञा या सर्वनाम के बाद की आता है तो वहां हमेशा ही कै के ऊपर बड़ी की मात्रा आएगी। तो जैसे राम ने यह कहा है कि उसे यह पसंद नहीं है, यह राम की किताब है तो यह राम यानी आपके पास एक संज्ञा आ गई उसके बाद की तो यहां कै के ऊपर बड़ी की मात्रा होगी और है से और पहले वाक्य में राम ने यह कहा है कि तो वहां है के बाद जो की आया तो उसके ऊपर छोटी की मात्रा आएगी। अब तीसरा आता है रू, रै के ऊपर छोटी की मात्रा और रै के ऊपर बड़ी की मात्रा। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि हिंदी जो भाषा है वो ध्वनि आधारित है। यदि आपका उच्चारण सही होता है तो आप बिल्कुल सही लिख सकते हैं।
क्योंकि हिंदी जो भाषा है ये ध्वनि आधारित है। जैसे आप लिखते हैं वैसे ही पढ़ते हैं, वैसे ही बोलते हैं और वैसे ही समझते हैं। यदि आप सही उच्चारण के साथ, जैसे आप बोल रहे हैं रुपया, विरुद्ध, रुचि, शुरुआत, आपका जो ध्वनि है र के ऊपर कम आ रही है। रूप, ऊ की ध्वनि अधिक स्पेस ले रही है। फलस्वरूप, शुरू, तो यहां जो अधिकतर गलतियां होती हैं, पहली चीज कि आपने उसका उच्चारण करना है। उच्चारण करने के बाद वहां र के ऊपर छोटे ऊ की मात्रा आती है तो छोटे ऊ की मात्रा प्रयोग करनी है, र के ऊपर बड़े ऊ की मात्रा आती है तो बड़े ऊ की मात्रा प्रयोग करनी है। अगला आता है मैं, में और नहीं। हिंदी भाषा में कहीं पर भी जब आप भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं, अगर ये तीन शब्द आ जाते हैं, में, मैं, ये आपकी विभक्ति है। मैं और नहीं, अगर ये कहीं भी आ जाता है, इसमें हर हालत में बिंदु का प्रयोग किया जाएगा। बहुत से लोग इनका बिंदु का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन वो गलती काउंट होती है। तो में, मैं और नहीं, वहां आपने बिंदु का प्रयोग करना है। अगला आता है कहीं किसी भी शब्द में अगर कै से पहले आपको अनुनासिक ध्वनि या अनुस्वार का उच्चारण होता है, यानी वो ध्वनि जिसका नाक से उच्चारण होता है, जैसे करेंगे, पढ़ेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, जाएंगे, रहेंगे, उठेंगे, धोएंगे, ऐसे जो भी शब्द आएंगे हमेशा ही आप देखेंगे वहां कै से पहले ही बिंदु लगेगा। कै के बाद केवल तब बिंदु का प्रयोग होता है जब कै के बाद बहुवचन का संकेत आ रहा हो। जैसे लोग, लोगों, तो ये लोग है एक वचन, लोगों बहुवचन, तो लोगों जहां बहुवचन आ गया वहां जो अनुस्वार है वो कै के बाद आ रहा है। लोगों नहीं है, वो लोगों है, तो कै के बाद ही अनुस्वार का यानी वो बिंदु का प्रयोग किया जाएगा। हिंदी भाषा के अंदर ये आपकी 8 विभक्तियां हैं। कहीं पर भी अगर ये विभक्तियां आती हैं तो वो ऐसे शब्द जो संज्ञा से सर्वनाम के रूप में आते हैं उनके साथ भाषा के अंदर मिलाकर लिखी जानी चाहिए। जैसे उसका, उसके, उसकी, उसको, उसमें, उसने, उससे, उस पर, इसका, इसके, इसकी, इसको, इसमें, इसने, इससे, इस पर, मैंने, उन्होंने, इन्होंने, इन्हें, उन्हें, इनको, उनको, किसी पर, जिस पर, जिसका, जिसके, जिसकी, ऐसे जो भी शब्द आपके हिंदी भाषा में, वो शब्द जो संज्ञा से सर्वनाम के रूप में प्रयोग होते हैं, उनके साथ ये जो विभक्तियां हैं आपकी 8, ये हमेशा भाषा के अंदर देवनागरी लिपि में एक साथ मिलाकर लिखी जानी चाहिए। लेकिन अगर संज्ञा के साथ ये अगर विभक्तियां आ जाती हैं तो संज्ञा के साथ ये विभक्तियां साथ मिलाकर नहीं लिखी जाती हैं। सर्वनाम के साथ ये विभक्तियां लिखी जाएंगी। हिंदी भाषा के ऐसे शब्द जहां कर प्रयोग होता है, जैसे चलकर, बढ़कर, बुलाकर, करवाकर, रहकर, ऐसे जो भी शब्द आते हैं जहां कर आता है वो उससे पहले जो शब्द आता है उसके साथ मिलाकर लिखे जाने चाहिए। अब आता है बहुवचन के संकेत। हिंदी भाषा के जितने भी शब्द आते हैं वहां यदि बहुवचन है तो बहुवचन के साथ बिंदु का प्रयोग हर हालत में किया जाता है। जैसे काम, कामों, छात्र, छात्रों, कार्य, कार्यों। इसके अलावा हिंदी भाषा के ऐसे शब्द
जैसे विद्यार्थी, विद्यार्थियों, बहुवचन के अंदर आ गया। बहुवचन के साथ आने में एक तो इसके साथ क्या है, बिंदु का प्रयोग होगा। दूसरा, जहां थ के ऊपर बड़ी की मात्रा होती है, जहां शब्द के अंत में अगर बड़ी की मात्रा आती है, उसके बाद यदि आप बहुवचन का संकेत करते हैं तो वो बड़ी मात्रा अपने आप ही छोटी हो जाती है। जैसे विद्यार्थी, विद्यार्थियों, परीक्षार्थी, प्रशिक्षार्थी, परीक्षार्थियों। इसके अलावा जैसे लिखा हुआ कठिनाई, कठिनाई में अंत में बड़ी की मात्रा, बड़ी का स्वर है, लेकिन जहां बहुवचन में लिखा कठिनाइयां तो अपने आप ही वो मात्रा छोटी होगी, लेकिन अनुस्वार का प्रयोग तो होगा ही होगा। यानी कहीं भी किसी भी शब्द में यदि आपने शब्द को बहुवचन के रूप में लिखना है तो वहां बिंदु का प्रयोग होगा ही होगा। इसके अलावा यदि शब्द के अंत में बड़ी की मात्रा है, वो छोटी ई की मात्रा हो जाएगी। यदि शब्द के अंत में बड़ी ई का स्वर है तो वो अपने आप ही छोटी ई का स्वर हो जाएगा। इसके अलावा अगला जो शब्द है वो आते हैं डे, ढे, ड़े, अड़े और अंग। बहुत से लोग इसमें गलतियां करते हैं। पहली चीज कि जो डे और ढे है ये शब्द के शुरू में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, अंत में भी आ सकता है, लेकिन जहां ड़े और अड़े, जैसा सड़क, पेड़, पड़ा, बढ़, चढ़, पढ़ना, ये शब्द के शुरू में नहीं आएंगे। यानी डे के नीचे जो बिंदी लगती है फिर वो बन जाता, अक्षर बन जाता है अड़े, और ढे के नीचे जो बिंदी आती है वो अड़े शब्द होता है। आपके उच्चारण पर ही निर्भर करेगा कि आपने डे लिखा है या अड़े लिखा है, ढे लिखा है या अड़े लिखा है। डे और ढे शब्द के शुरू में, बीच में और अंत में आ सकते हैं, लेकिन अड़े और अड़े ये शब्द के शुरू में नहीं आएंगे। दूसरा है इसके अंदर कि जैसे सड़क में आ रहा है, पेड़ में आ रहा है, पड़ा में आया है, जब कोई चीज स्थिर होती है तो ये ड़े प्रयोग होता है, जब कोई चीज चलायमान होती है तो ये दूसरे वाला अड़े प्रयोग होता है। जैसे सड़क स्थिर है तो पहले वाला अड़े आ गया, पेड़ स्थिर है तो पहले वाला अड़े आ गया, पड़ा, पेन मेज पर पड़ा है तो इसका मतलब पहले वाला अड़े आ गया। देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है, अड़े के नीचे बिंदी होगी, प्रगति की ओर बढ़ा, चल रहा है। लड़का पेड़ पर चढ़ रहा है, मुझे पढ़ना है, तो इस तरह से अगर वो चीज स्थिर है तो पहले वाला अड़े आएगा, अगर वो चीज अस्थिर है तो दूसरे वाला अड़े प्रयोग होगा। इसके अलावा तीसरा है अंग। ये हिंदी भाषा का की वर्णमाला का पंचम अक्षर है, कै वर्ग की वर्णमाला में कै वर्ग का पंचम अक्षर है, और ये आपका अनुस्वार है। जैसे गंगा लिखा हुआ है, डे और ढे हिंदी भाषा के स्वर हैं, अड़े और अड़े हिंदी भाषा के जो अक्षर है ये आगत ध्वनियां हैं। अंग जो है हिंदी भाषा का जो है अनुस्वार है। चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा आते संयुक्त अक्षर। देखिए मैंने पहले भी बता दिया है कि हिंदी भाषा जो है ध्वनि आधारित है। जैसे शब्द का आप उच्चारण करते हैं वैसे ही लिखते हैं, वैसे ही पढ़ते हैं, वैसे ही समझते हैं। हां, एक अपवाद के रूप में है, जैसे हम बोलते हैं राम सिंह, लेकिन लिखा वो सिंह जाता है, वो एक अपवाद के रूप में है। अन्यथा हमारी हिंदी भाषा और इसके अलावा सभी भारतीय भाषाएं ध्वनि आधारित हैं। जैसे शब्द का आप उच्चारण करते हैं वैसे ही लिखते हैं, वैसे ही पढ़ते हैं, वैसे ही बोलते हैं, वैसे ही समझते हैं। और संयुक्त अक्षरों में जो एक लॉजिक है वो सीधा लॉजिक है। संयुक्त अक्षर का मतलब है कि दो व्यंजनों के योग से जो अक्षर लिखा जाता है वो हमारा संयुक्त अक्षर या यौगिक व्यंजन कहलाता है। और इसके अंदर जो लॉजिक है वो ये है कि जब आप शब्द का उच्चारण करते हैं जो संयुक्त अक्षर होगा उसमें पहला अक्षर आधा होगा और दूसरा अक्षर पूरा होगा। जैसे युद्ध है, द आधा है और ध पूरा है। द्वारा है, द आधा है और वह पूरा है।
उद्देश्य में दो ज्यादा है, तो पहले वाला ज्यादा है, दूसरा पूरा है। उद्योग में पहले वाला ज्यादा है और दूसरा पूरा है, यह पूरा है। कक्षा, अक्षय आ गया, अक्षय के अंदर दो व्यंजन कौन से हो गए, कै और श षटकोण, तो वो कै जो आधा है, श षटकोण पूरा है। ज्ञ, ज्ञान, हिंदी भाषा के अंदर जो ये ज्ञ है, कुछ लोग इसका उच्चारण ज्ञ के रूप में करते हैं और कुछ लोग इसका उच्चारण ज्ञ का करते हैं। जो संस्कृत विद्वान है वो अक्सर जो इसका उच्चारण वो ज्ञान करेंगे, और हिंदी भाषा की मानक वर्तनी के अनुसार ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान उच्चारण नहीं है, इसका ज्ञान है, तो ये इसमें जय आधा है और च वर्ग का पंचम अक्षर इया साथ मिलके ये ज्ञान बनता है। ये अनुस्वार की ध्वनि का उच्चारण करता है। श्रेय, श आधा और रह, यानी इस तरह से जो हम संयुक्त अक्षर लिखते हैं, संयुक्त अक्षर में पहला अक्षर आधा होता है और दूसरा अक्षर पूरा होता है। अब आ जाती है ध्वनि औ की ध्वनि। ये हिंदी भाषा की का कोई अक्षर नहीं है, ये वो अक्षर ध्वनि है जो हमने अंग्रेजी से ली हुई है। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर हिंदी भाषा का शब्द नहीं है लेकिन हमने अडॉप्ट किया हुआ है। तो ऐसे जो शब्द डॉक्टर हो गया, कॉलेज हो गया, ऑपरेटर हो गया, ऑपरेशन हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, ऐसे जो शब्द है ये मूलतः अंग्रेजी के शब्द है और हमने हिंदी में इसको देवनागरी में लिखा है। यानी वो शब्द जो मूलतः अंग्रेजी के शब्द हैं उनको हम यदि हिंदी भाषा में लिखते हैं, वहां यदि ओ की ध्वनि आती है तो उसके लिए ये चंद्र का प्रयोग किया जाता है। यानी मूल शब्द ये हिंदी का नहीं है लेकिन ये शब्द हमने अंग्रेजी से उधार में लिया हुआ है। और अब चूंकि मानक वर्तनी के अनुसार ऐसे शब्द जो हमने अंग्रेजी से हिंदी की देवनागरी लिपि में लिखे, यदि वो मूल शब्द अंग्रेजी का है तो उसके अंदर ये चंद्र प्रयोग किया जाएगा। अगला आता है नुक्ता। हिंदी भाषा के ऐसे शब्द जो हमने अरबी, उर्दू या फारसी से लिए हुए हैं और उसके नीचे हमने ये नुक्ता जरूर लगाना है। लेकिन अब यह है कि मानक वर्तनी के अनुसार यदि शब्द का अर्थ नहीं बदलता है तब यह नुक्ता लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे जमाना, जमाना, यदि आप लगाते हैं, क्योंकि हमने शब्द ये अरबी दूसरी भाषा से लिया हुआ है, तो वहां ये अगर नहीं लगाते हैं तो भी ठीक है, यदि लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगला आता है अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनि। देखिए, अनुस्वार में होता है सिर्फ बिंदु प्रयोग होता है और अनुनासिक ध्वनि में चंद्र बिंदु प्रयोग होता है। जैसे हंस और हंस, जांच, कांच, पांच। सीधा सा लॉजिक है इसमें, जहां अनुस्वार होगा वहां आपके पास न की ध्वनि, न व्यंजन की ध्वनि आपको महसूस होगी। जैसे हंस, लेकिन हंस, हंसना, जांच, कांच, पांच, इसमें आपके पास कहीं पर भी न व्यंजन की ध्वनि नहीं आ रही, तो इसलिए यहां पर चंद्र बिंदु प्रयोग होगा। अब चूंकि मानक वर्तनी के अनुसार, मैं अभी पहले भी बता चुका हूं, अगर शब्द का अर्थ नहीं बदलता है तब आप सिर्फ बिंदु से ही काम चला सकते हैं, चंद्र बिंदु लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ बिंदु लगा सकते हैं। लेकिन जैसे हंस लिखा है और हंस लिखना है, यहां आपके दोनों शब्द अलग अलग आते हैं, उनके अर्थ भी अलग हैं। तो यहां हंस के अंदर यह चंद्र बिंदु लगेगा और हंस के अंदर सिर्फ बिंदु का प्रयोग होगा। अगला आता है हिंदी भाषा के जो हमारी वर्णमाला है उसमें कै वर्ग के पंचम अक्षर अंग है, कै वर्ग का पंचम अक्षर इया है, टै वर्ग का पंचम अक्षर न है, पै वर्ग का पंचम अक्षर मैं है, तै वर्ग का पंचम अक्षर न है। ये अगर किसी भी शब्द के रूप के अंत में यदि आधे व्यंजन के रूप में आते हैं तो इससे पहले क्या हम आधा व्यंजन के रूप में प्रयोग करते थे। जैसे शुरू में गंगा लिखा हुआ है, चंचल लिखा हुआ है, दंड लिखा हुआ है, संबंध लिखा हुआ है,
लेकिन अब मानक वर्तनी के अनुसार यदि किसी शब्द में ये व्यंजन आधे व्यंजन के रूप में आ रहे हैं तो वहां इनको आधा लिखने की बजाय वहां इनके लिए आप अनुस्वार प्रयोग कर सकते हैं, बिंदु प्रयोग कर सकते हैं। और इसका दूसरा बड़ा लॉजिक यह है कि ये पांचों अक्षर हमेशा ही अगर किसी शब्द में आते हैं, जैसे गंगा, तो ग से पहले ये जो अंग आ रहा है, क्योंकि केवर का पंचम अक्षर अंग है, तो यहां जो अनुस्वार आपका अनुस्वार आ रहा है उसी वर्ग का पांचवा अक्षर ही प्रयोग होगा। चंचल में च का पांचवा अक्षर है तो चंचल ये प्रयोग होगा। दंड में ड से पहले अणे आ रहा है तो पांचवा अक्षर अणे प्रयोग होगा। संबंध में ब से पहले मैं आ रहा, क्योंकि प फ ब भ मैं, ब का जो पंचम अक्षर है वो मैं है। इसी तरह से त थ द ध न, तो ध का जो पंचम अक्षर है वो न है। तो उस यदि किसी भी शब्द में ये अनुनासिक यानी ऐसी ध्वनि जिसका उच्चारण नाक से होता है, जो जिस वर्ग का वो व्यंजन होगा उसी वर्ग का पांचवा अक्षर ही उसके साथ प्रयोग किया जाता है। इससे पहले मित्रों जैसे यह है कि हिंदी लिखा जाता है, इसमें पहले आधा नया हो गया, लेकिन अब मानक वर्तनी के अनुसार कहीं पर भी अगर आपके पास अंग आ जाता है, ई आ जाता है, ण आ जाता है, मैं आ जाता है या न आ जाता है, यदि आधे व्यंजन के रूप में लिखते हैं के रूप में आते हैं तो आपने इसके लिए मानक वर्तनी के अनुसार सिर्फ बिंदु प्रयोग करना है। अगला आता है डैश और हाइफन। हिंदी भाषा में डैश जो होता है दो शब्दों के बीच में आता है, सॉरी, हिंदी भाषा में है जो हाइफन होता है वो दो शब्दों के बीच में आता है, और जो डैश आता है दो वाक्यों के बीच में आता है। दो शब्द जैसे हो गए माता पिता, भाई बहन, धीरे धीरे, अलग अलग, साथ साथ, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, इस तरह के जो शब्द आते हैं, दो शब्द आते हैं, उसके बीच में हाइफन आएगा। और जब आप इस तरह के दो शब्द लिखते हैं तो ये साथ साथ लिखते हैं, गैप नहीं आता है बीच में। वो जो डैश आता है वो दो शब्दों, दो वाक्यों के बीच में आता है। जैसे राम ने कहा डैश, वह जा रहा है, तो आपने डैश और हाइफन में क्या अंतर देखना है कि जहां आप हाइफन प्रयोग करेंगे गैप नहीं देंगे, और जहां आप डैश प्रयोग करेंगे वहां आप गैप देंगे। हाइफन दो शब्दों के बीच में आता है और डैश जो है दो वाक्यों के बीच में आता है। विसर्ग और कोलन। विसर्ग जो है हिंदी भाषा का 12वां स्वर है, और कोलन जो है वो एक व्याकरण चिन्ह है। कोलन का प्रयोग आमतौर पर हम कई व्याकरण चिन्ह जैसे कोई पत्र वगैरह लिखते हैं वहां कोलन का प्रयोग होता है हमारे पास, ठीक है। विसर्ग जो है वो व्यंजन के साथ, अक्षर के साथ साथ लिखा जाता है, लेकिन कोलन जो है वो अक्षर के साथ नहीं लिखे गैप बनाकर लिखा जाता है। जैसे दिनांक में गैप देके कोलन लिखो, यदि साथ मिला के लिखेंगे तो वो 12वां स्वर अह का योग करेगा। अतः दिनांक है तो वो शब्द गलत हो जाएगा, इसलिए जहां कोलन प्रयोग करेंगे वहां गैप प्रयोग करेंगे, और जहां विसर्ग प्रयोग करेंगे वो साथ लिखेंगे। विसर्ग हिंदी भाषा का 12वां स्वर है और कोलन एक व्याकरण चिन्ह है। हिंदी भाषा में हम एब्रीविएशन प्रयोग करते हैं नाम के साथ, जैसे बीएम सहगल, एसआर अहलावत। जहां आप नाम लिखते हैं नाम एक साथ प्रयोग होता है और सरनेम और नाम के बीच में गैप दिया जाता है। जैसे बीएम सहगल लिखा है, बीएम एक साथ लिखा हुआ है और सहगल के बीच में स्पेस आता है। एसआर एक साथ लिखा हुआ है, अहलावत लिखे उसके बीच में स्पेस दिया हुआ है। यानी कहीं आप नाम का एब्रीविएशन लिखते हैं, संक्षिप्तीकरण करते हैं, तब नाम के बीच में स्पेस नहीं आएगा, नाम एक साथ लिखा जाएगा और नाम और सरनेम
के बीच में स्पेस आएगा। इसके अलावा हिंदी भाषा में आप चाहिए प्रयोग करते हैं। चाहिए, चाहे आपका वाक्य एक वचन में हो, बहुवचन में हो, चाहिए को ऐसे ही लिखा जाता है, चाहिए के साथ बिंदु प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे राम गया है, राम को जाना चाहिए, राम और मोहन को जाना चाहिए, बच्चों को जाना चाहिए। यहां जो वाक्य होता है चाहिए अपने आप ही एक वचन और बहुवचन है, तो चाहिए, क्योंकि जहां आपके पास बहुवचन आता है वहां बिंदु जरूर प्रयोग होता है, लेकिन चाहिए एक ऐसा शब्द है जहां चाहे वो एक वचन में हो या बहुवचन में हो, चाहिए के साथ बिंदु कभी प्रयोग नहीं होता। इसके अलावा मित्रों कुछ हमारे पास और भी गलतियां सुधारने के लिए रह गए हैं, जिनका मैं दूसरी वीडियो में प्रयोग करूंगा। और एक बार आपको फिर बता दूं कि हमारी जो भाषा है वो ध्वनि आधारित है। जैसे ही आप शब्द का उच्चारण करते हैं वैसे ही लिखेंगे, वैसे ही पढ़ेंगे, वैसे ही बोलेंगे, वैसे ही समझेंगे। और आपने अपनी गलतियों को सुधारना है तो अखबार को पढ़िए, हिंदी के अखबार पढ़िए, हिंदी की किताबें पढ़िए, उनसे कुछ आप लिखने की कोशिश कीजिए। रोज रोज 1 या 2 पेज सुलेख लिखिए और तब आप उनका मिलान उस लेख के साथ कीजिए, तो आप अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। और बाकी कुछ व्याकरण की गलतियां हैं, आप उनका ध्यान रखिए, जो मैंने आप बताया उनका ध्यान रखेंगे तो संभवतः आप हिंदी की अपनी सभी गलतियों को सुधार सकेंगे। अंत में सभी साथियों को नमस्ते, जय हिंद।